नमस्कार दोस्तों आज फिर एक बार पड़ोस की ओर झांकते हैं। जब पड़ोस में आग लगी हो तो मुमकिन है उसका सेक जो है थोड़ा बहुत दूसरे पड़ोसी पे भी पड़ता है। तकलीफ़ होती है कि ये मुल्क 73 साल पहले हमारा हिस्सा था और आज वहाँ हालात कितने ज़्यादा गलत हो गए हैं, कितने ज़्यादा दरम बरम हो गए हैं, ये देखना जो है बड़ा ज़रूरी और दिलचस्पी का मरकज़ है। मित्रों, इन दिनों में वहाँ पर आप ख़बरों में पढ़ते होंगे, लेकिन आपको आज से शुरू करते हैं कि आज भी वहाँ हालात ये हैं कि आज कराची में, रावलपिंडी में और कुछ दीगर शहरों में आज वहाँ बम विस्फोट हुए हैं और बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ज़ख्मी कितने हुए हैं, मारे कितने गए हैं, इनकी संख्या अभी तक वो अंदाज़ा पूरा लगा नहीं पाया। अभी अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा जा रहा। जैसे होता है दंगों के बाद, किसी भी दंगे के बाद या किसी भी विस्फोट के बाद जो सही स्थिति का आकलन करते करते वक्त लगता है। वहाँ मित्रों सबसे बड़ी जो तकलीफ़देह बात है कि उस मुल्क को कभी भी फ़ौज के साथ जो टकराव है उससे कभी मुक्ति नहीं मिल पाई और ये सिलसिला पुराना है। पुराना आप कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी तो उस मुल्क की एक तो बुनियाद ऐसी पड़ी थी हमारे पड़ोसी की, वो नफ़रत की चिंगारियों पे जिसकी मुल्क की बुनियाद पड़ी हो। उस मुल्क में शांति स्थापित होना कई बार लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ सहनी पड़ेगी हमारे पड़ोसियों को। बहरहाल हम दुआ तो करते हैं कि वहाँ शांति स्थापित हो और वो आफ्टर ऑल हमारे पड़ोसी हैं। अगर वो खुशहाल होते हैं या कुछ मुस्कुरा सकते हैं, कुछ जी सकते हैं ढंग से, तो हमारे लिए खुशी का मरकज़ होगा। और इन दिनों जो झगड़ा चल रहा है वो वही है कि सेना और लोकतांत्रिक शक्तियों के बीच टकराव, और ये टकराव का बिंदु बड़ा ख़तरनाक है। और कराची में ये भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अब तो पुलिस जो है वो लोकतांत्रिक ताकतों का, शक्तियों का समर्थन कर रही है और उनके पक्ष में है, जबकि सेना जो है उनको हर हालत में कुचलने पर आमादा है। 2 दिन पहले वहाँ एक ऐसी रैली हुई जिसमें कहा जाता है कि कराची के इतिहास में शायद सबसे बड़ी रैली थी, और उस रैली में देश की 11 अपोजिशन पार्टीज़ उन्होंने शिरकत की। उन्होंने एक साझा फ्रंट बनाया और साझे फ्रंट के बाद वो चुनौती दे रहे हैं आजकल एक फ़ौजी शासन को भी और वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिन पर इल्ज़ाम ये है कि वो अपनी फ़ौज की एक कठपुतली हैं। दरअसल में वहाँ पर फ़ौज का ही शासन चलता है। इमरान खान एक मुखौटा हैं। अब क्या है स्थिति, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इनकी बहुत ज़्यादा वजाहत एक छोटे से एपिसोड में करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप मुल्क की बुनियाद के बारे में जब थोड़ा सा बात करते हैं, उस पर नज़रसानी करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये शुरुआत से ही मामला गलत था। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली ख़ान को पहले 3 साल के बाद ही गोली मार दी गई थी। पब्लिक मीटिंग में गोली मार दी गई थी और उसके बाद सिलसिला ऐसा वहाँ बिगड़ा कि 7 बार डायरेक्टली शासन सेना के हाथ में आ गया। उसमें जनरल इस्कंदर मिर्ज़ा से लेकर आप गिनते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल याह्या खान साहब हैं, अयूब खान हैं, और उसके बाद अब अगर सीधा फ़ौज के पास नहीं भी है तो जो लोकतांत्रिक सरकार वहाँ पर है इस वक्त मौजूद, तथा कथित लोकतांत्रिक सरकार, उसके बारे में भी यही है कि टोटल जो सत्ता है, सत्ता का जो नियंत्रण है, जो केंद्र बिंदु है, वो सेना है और सेना जो चाहती है वो करती है। अब वहाँ पर एकदम से जागरूकता सी आई है। लोगों को लगा है कि ये तो बड़ा ही गलत मामला है, कब तक हम लोग इसी तरह पिछड़े रहेंगे। क्योंकि वहाँ जो बेसिकली जो मूल रूप से जो कमज़ोरी है कि वहाँ का जितना भी उद्योग है, ख़ासकर वो इंडस्ट्री, वो उद्योग जो कि सैनिक उपकरणों के उत्पादन से जुड़ा है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा जो उद्योग है, सारा का सारा वो या तो रिटायर्ड जनरल्स के हाथ में है, वो उसके मालिक हैं, और या जो वर्तमान सेवारत हैं इन्हीं के अपने भाई बंधु उन प्रोडक्शन यूनिट्स को चलाते हैं। तो ये स्थिति ऐसी ख़तरनाक होती है कि अगर वो 4 पैसे कहीं बचने हैं तो वो भी इन्हीं के परिवारों में जाने हैं। और अगर किसी किस्म का कोई प्रमोशन किसी को चाहिए, किसी किस्म का कोई रुतबा चाहिए, तो वो भी इन्हीं के माध्यम से आना है। तो ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि वहाँ पर ये भी वक्त आया है कि जब वहाँ के सेनाध्यक्षों ने, जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने आप को स्वयं ही फील्ड मार्शल भी घोषित कर दिया, मसलन अयूब खान साहब।
और अगर वहाँ के दो टुकड़े हुए, एक बड़ा टुकड़ा बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ 71 में, तो उसकी वजह भी यही थी कि फ़ौज की जो ज़्यादतियाँ थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग आजिज़ आ चुके थे बांग्लादेश वाले, कि उनको लगा कि हमारी भाषा के आधार पर या हमारी कल्चर या हमारी संस्कृति के आधार पर हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं, हमें उतना जो मिलना चाहिए हमारा हक़, वो तो क्या मिलना है, लेकिन बहुत कम हमें ये माना जाता है कि हम बहुमत में हैं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि हम माइनॉरिटीज़ में हैं। तो एक वहाँ पर संघर्ष, टकराव, भीतरी टकराव, ये बिंदु जो हैं वो लगातार शासन करते रहे उस मुल्क पर। और बीच में जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो कट्टरवादी संगठन थे, उन्होंने भी काफ़ी देर अपने मुल्क को बर्बाद भी किया है, और उसके मुल्क के जो दूसरे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते हैं उन पर भी खरोंच आई है, बाकायदा आई है। और अब ये है कि पाकिस्तान को उस चीन की जो सरपरस्ती लेनी पड़ी है, और जिस चीन में सबसे ज़्यादा जुल्म मुसलमानों पर होता है। तो ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के असूलों पर बना हुआ मुल्क, और वो मुल्क एक ऐसे मुल्क की सरपरस्ती ले रहा है, उससे कह रहा है कि हमें थोड़ा सा हमारी मदद कीजिए, उससे मदद मांग रहा है, उसकी मदद पर डिपेंडेंट है, आश्रित है, जिस मुल्क में मुसलमानों पर इतने जुल्म हैं कि उनको ना तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, ना कोई मस्जिद नहीं बनाने की, या पुरानी मस्जिदों को बरकरार रखने की इजाज़त भी नहीं है। तो वहाँ सब कुछ है, लेकिन जब आप जीने की शर्तें बदल लेते हैं, जीने की शैली बदल लेते हैं, तो उसके बाद यकीनन ये हो जाता है कि आपकी अपनी अस्मिता, आपकी अपनी पहचान, आइडेंटिटी, आपकी अपनी कल्चर, सब कुछ दाव पे लग जाता है और आपके पल्ले कुछ नहीं बचता। उस मुल्क की पहचान जो पाकिस्तान था, उसकी मुल्क की पहचान थी सूफ़ी वहाँ की, लेकिन अब वहाँ की सारी जो सूफ़ी दरगाहें हैं, सब पर बम विस्फोट हो चुके हैं, और कोई भी ऐसी दरगाह नहीं बची, चाहे वो मियाँ मीर की दरगाह हो या बाबा फ़रीद की दरगाह हो। किसी भी दरगाह पर कभी भी ये नहीं देखा गया कि इस दरगाह का जो सुकून जिसको लेकर लोग जीते थे, वो सुकून कायम है या नहीं है। तो हर जगह तनाव का माहौल, आतंक का माहौल इस मुल्क की एक नसीब बन चुका है, और फिर भी हम लोग ये दुआ करते हैं कि इस मुल्क में शांति। आफ्टर ऑल ये मुल्क जो है, ये फैज़ का मुल्क भी है, ये मंटो का मुल्क भी है, ये अहमद नदीम कासमी का मुल्क भी है, और हमारे बहुत सारे जो अदीब हैं, जो कल्चर्ड लोग हैं, वो उनका मुल्क भी है। और वहाँ पर जो इंटेलिजेंसिया है, जो सोशल मीडिया पे वहाँ पर एक्टिव रहता है, ये उनका मुल्क भी है। लेकिन अब ये बदनसीबी है, ये हमारी भी और उन लोगों की भी, कि उन लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिल रहा। और फैज़ की बात भी याद आती है कि हम देखेंगे, तो उनकी एक नज़्म है, तो वो आप सब सुन चुके हैं कई बार, उसको दोहराना यहाँ ठीक नहीं है। बहरहाल हालात ऐसे हैं कि इन हालात में आप दुआ करें कि आपका पड़ोसी जो है वो सलामत रहे, क्योंकि वहाँ अगर दंगे ज़्यादा भड़कते हैं, ये जो वहाँ की गृह युद्ध की स्थिति आज की बनी हुई है, अगर ये ज़्यादा आग फैलती है, तो उस आग से कहीं ना कहीं आपसी हितों का टकराव भी बढ़ता है, सीमा पर तनाव भी बढ़ता है। कि होता यह है कि जो भी हुकूमत अपनी पैरों के नीचे की ज़मीन को फिसलता या खिसकता देख रही है, वो फिर कोशिश करती है कोई ना कोई एक नया मोर्चा खोल ले, और मोर्चा खोलने के लिए उन्हें सिर्फ हमारा मुल्क मिला हुआ है, तो कोई ना कोई ऐसी शरारत पे आमादा हो ताकि उनके लोगों का ध्यान बंटे। तो अपने लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से बांटने के लिए वो लोग शरारत पर भी आमादा, वहाँ का सत्ता तंत्र होता रहा है अतीत में। दुआ करें कि वहाँ सुख शांति हो, और हमें बेवजह उस मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन ना लेना पड़े। शुक्रिया दोस्तों।